जनाब आज है 14 अप्रैल 2024 और हम लोग एक एमसीक्यूज का पेपर कंप्लीट करते हैं और इसके अलावा पेपर 62 में क्वेश्चन नंबर 4 को प्रैक्टिस करना चाहते हैं और हर क्लास में कोई एक नया सवाल लेते हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास में ये है कि एक स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट कर रहा है। रिकॉर्डिंग से पहले हम थोड़ी बातें कर चुके हैं, जब तक हम सारे बच्चों को जमा कर रहे थे। तो एक स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट कर रहा है मोशन ऑफ बॉल को, जिसको रोल करा रहा है अलोंग अ स्लोप। अच्छा, इस स्लोप के ऊपर कोई एक फैक्टर हमने इन्वेस्टिगेट करना है, कोई एक फैक्टर, और वो ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो एवरेज स्पीड को अफेक्ट करे, एवरेज स्पीड को कम या ज्यादा करे। तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा एंगल होगा उससे स्पीड बहुत तेजी के साथ ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा। बॉल का मास जितना ज्यादा होगा उतनी तेजी के साथ वो नीचे आ रहा होगा। तो हम इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, हमारी मर्जी है। तो यूजुअली लोग या तो एंगल ऑफ स्लोप को एज अ वेरिएबल ले लेते हैं, और कुछ लोग जो है इसके मास को एज अ वेरिएबल लेके चलते हैं कि हम इसको अपनी मर्जी से चेंज करेंगे। तो आपकी मर्जी है। इस क्वेश्चन में मैंने जिस चीज को अपनी मर्जी से प्लान किया है, और वो है जनाब एंगल ऑफ स्लोप। एंगल ऑफ स्लोप यानी मैंने एंगल ऑफ स्लोप को अपनी मर्जी से वेरी करना है। और एंगल ऑफ स्लोप सर कैसे वेरी कर सकते हैं? सर एंगल ऑफ स्लोप को वेरी करने के लिए ये जो मैंने यहाँ सपोर्ट लगाई हुई है, और इस सपोर्ट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी क्योंकि पेपर एक दूसरी क्लास में करके मैं बैठा हूँ, तो उन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ब्लॉक्स ला के रखे थे। अब जो ब्लॉक्स ला के रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉक, फॉर एग्जाम्पल दो ब्लॉक, फॉर एग्जाम्पल तीन ब्लॉक, फॉर एग्जाम्पल चार ब्लॉक, चार ब्लॉक ला के रखे हुए तो एंगल की वैल्यू कुछ और होगी। तीन ब्लॉक कर दूंगा तो एंगल कुछ और हो जाएगा, दो ब्लॉक कर दूंगा तो एंगल कुछ और हो जाएगा। तो मैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स को वेरी करके एंगल को वेरी कर सकता हूँ, और एंगल को वेरी करके मैं स्पीड में वेरिएशन ला सकता हूँ। तो ये हमने एक डिस्कशन कर लिया है, जो मेरे ख्याल में मैं एंगल ऑफ स्लोप को एज अ वेरिएबल लेके चल रहा हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। पहले खुद कह रहे हैं स्टेट अ फैक्टर विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है जनाब, कोई एक फैक्टर लें जो मेजरेबल हो, और उसको लेकर आप इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने जा रहे हो। तो मैंने बताया है एंगल ऑफ स्लोप वो फैक्टर है जिसे मैं मेजर भी करूंगा, और उसी को वेरी करके मैं एवरेज स्पीड ऑफ बॉल के अंदर वेरिएशन को स्टडी करने जा रहा हूँ। कह रहे थे ना, आप कोई आपको एडिशनल अपरेटस चाहिए? तो मैंने अपरेटस में गौर करा, मुझे क्या क्या दिया हुआ है सर? आपको बॉल्स दी हुई हैं, आपको एक बोर्ड दिया हुआ है जिससे आप स्लोप बनाओगे, ब्लॉक्स दिए हुए हैं जिससे आप सपोर्ट करोगे, एटसेट्रा। ये तीन चीजें आपको दी हुई हैं। अब आपको कैलकुलेट करना है स्पीड। स्पीड के लिए चाहिए होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, या आप इसके ऊपर कोई मार्क लगा लें कि मैं यहाँ से यहाँ तक की स्पीड कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए मुझे चाहिए मेजरिंग टेप। तो मेजरिंग टेप की कमी है, नंबर वन। नंबर टू, नीचे मुझे चाहिए डिनोमिनेटर में टाइम। टाइम मेजर करने के लिए मुझे चाहिए स्टॉप वॉच। तो दो मेन चीजें उन्होंने मुझे दी ही नहीं है। तो एडिशनल ऑपरेटर्स मेरे लिए जो बहुत जरूरी है, नंबर वन स्टॉप वॉच, नंबर टू मेजरिंग टेप। तो दो बातें मैं कर रहा हूँ। फैक्टर मेरे लिए एंगल है, और मेरे ख्याल में एंगल को मेजर करने के लिए भी आई थिंक आई शुड हैव अ प्रोटेक्टर। आई शुड हैव अ प्रोटेक्टर। तो मैं तीन चीजें ऐड कर रहा हूँ अप्रेटस में। मुझे प्रोटेक्टर देना चाहिए, मुझे मेजरिंग टेप देना चाहिए, मुझे स्टॉप वॉच देना चाहिए, ताकि मैं डिस्टेंस, टाइम और एंगल, इन तीन चीजों को लेके वर्किंग कर सकूं। अब कह रहे हैं एक्सप्लेन करेंगे सर, एक्सपेरिमेंट करेंगे किस तरह से? तो ऑब्वियसली सर एक्सपेरिमेंट करना इस तरह से कि मैंने बॉल को ऊपर प्लेस करना है, और जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है। जब ये बॉल बॉटम में पहुंचेगी तो मैंने स्टॉप वॉच वहां पे बंद कर देनी है। तो मैं यहां से यहां तक का टाइम मेजर कर लूंगा। डिस्टेंस मैंने मेजरिंग टेप से मेजर कर लेना है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड, तीन कॉलम बनाऊंगा आखिर में टेबल में, और इसी चीज को अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कह रहे कौन से वेरिएबल है जिसको मैंने कांस्टेंट रखना है? तो इस एक्सपेरिमेंट में मैं बॉल के मास को, बॉल के मटेरियल को कांस्टेंट रखने जा रहा हूँ। इसके अलावा जो स्लोप है, जो बोर्ड है, उसका भी मटेरियल फ्रिक्शन मैंने कांस्टेंट रखनी है। ऐसा नहीं करना कि किसी में फ्रिक्शन कम हो, किसी में फ्रिक्शन ज्यादा हो। तो मैंने बोर्ड का मटेरियल और बॉल का मटेरियल और बॉल का मास शुड बी कांस्टेंट। ठीक है जनाब,
इन बातों को बेटा मैंने लिखा हुआ है पहले से, तो अगर मैं इसको जल्दी जल्दी से यहाँ से रीड कर लूँ तो ज़रा जल्दी बात हो जाएगी। एंगल ऑफ स्लोप मैंने फैक्टर लिया है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैंने बोर्ड का सेटअप बनाया, सर्टेन एंगल सेट किया और स्लोप के टॉप के ऊपर बॉल को प्लेस किया। ठीक है जनाब, और एंगल ऑफ स्लोप बाय यूजिंग प्रोटेक्टर मैंने मेजर कर लिया। ठीक, ये मैंने एक्सपेरिमेंट का सेटअप बनाया। सेटअप बनाने के बाद मेजरमेंट मैंने क्या क्या लेनी है सर? मेजरमेंट में आपने लेनी है टाइम, टॉप से डाउन तक नीचे जाने का स्टॉप वॉच से टाइम नोट करूंगा। डिस्टेंस मेजरिंग टेप से मेजर कर लूंगा। मेरे पास क्या क्या एडिशनल अपरेटस है जो कि स्कूल वालों ने दिया नहीं है? प्रोटेक्टर होना चाहिए, स्टॉप वॉच होना चाहिए और मेरे पास मेजरिंग टेप होना चाहिए। क्या क्या चीजें मैं कांस्टेंट रखने जा रहा हूँ? बॉल का साइज, सरफेस की कंडीशन, हाइट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, ये मैं गलत इसको मानूंगा। हाइट तो जाहिर सी बात है, जब आपने थीटा कांस्टेंट रख दिया, थीटा कांस्टेंट, थीटा को आप चेंज करने जा रहे हैं, तो हर मरतबा थीटा चेंज करने का मतलब है कि जो हाइट होगी बॉल की वो यकीनन हर मरतबा चेंज होगी। तो आई शुड डिलीट दिस लाइन। हाइट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट मैं सेम नहीं रख सकता। जब मैं थीटा को एज अ वेरिएबल लेके चल रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैंने इसको बार बार चेंज करना है। टेबल क्या बनेगा? टेबल के अंदर सर पहली लाइन एंगल का है, दूसरा कॉलम टाइम का है, तीसरा कॉलम डिस्टेंस का है, फिर एवरेज स्पीड आ जाएगी। उसके बाद हमने, अगर आप इस क्वेश्चन में कहा नहीं है, नहीं कहा है कि ग्राफ बनाएं, लेकिन अगर आप बता देते हैं कि सर हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के अंदर यहाँ पे रखेंगे एंगल, एंगल को चेंज करेंगे और एंगल को चेंज करके स्पीड को वाई एक्सिस पे लेंगे और ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ कैसा बनेगा इससे हमें कोई इसके ऊपर कमेंट्री करने की जरूरत नहीं है। आखिर में हम एनालाइज कर सकते हैं कि दोनों के बिटवीन में क्या रिलेशन आ रहा है ग्राफ को देखकर, लेकिन कुछ कंक्लूड नहीं करेंगे। जो लिखा हुआ है ड्रॉ कंक्लूजन, कंक्लूजन हमें नहीं करना होता है। हम सिर्फ ये बता देंगे कि जनाब हमने इन दोनों के दरमियान ग्राफ बनाया एंड द शेप ऑफ द ग्राफ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड एंगल ऑफ स्लोप, स्पीड एंड एंगल ऑफ स्लोप। तो एक आइडिया क्वेश्चन नंबर 4 का हम आपको दे सकते हैं। कभी भी कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट तो होता नहीं है कि आपको हम बोले भाई ये याद कर ले और यही आएगा। एक आइडिया आपको दे दिया है। जो आंसर लिखा हुआ है इस आंसर को यकीनन आपके साथ में क्लास के आखिर में शेयर करूंगा, रिकॉर्डिंग भी आपको दूंगा ताकि आप इसको चाहें तो एक दफा दोबारा देखें, ताकि आपके दिमाग के अंदर एक सेटिंग बन सके कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह आपने अटेम्प्ट करना है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि हर क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 को आगे लेके जाते जा रहे हैं। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं एक एमसीक्यूज के पेपर पे। नवंबर 2022 का पेपर है और वेरिएंट 22 है इसके। कल मैं 20 क्वेश्चंस कल करा चुका हूँ। आज मैं क्वेश्चन नंबर 21 से आगे जाना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 21 से आगे जा रहा हूँ, लेकिन इसमें 4-5 सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं जो मेरे ख्याल में फाइक को भी करने में प्रॉब्लम करेंगे। तो फाइक भाई, इसमें 4-5 सवाल ऐसे मजे के हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत आसान सवाल है और इसने आसान सवाल को अगर मैं हुनैन से करा लूँ, हुनैन बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन जनाब आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के ऊपर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है और क्वेश्चन देखने में बिल्कुल मासूम सा है कि इंसिडेंट रे एंगल 70 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है। हुनैन आप बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? 70। बिल्कुल गलत आपने आंसर बता दिया। अगर आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्लेन मिरर के साथ इंसिडेंट रे 70 डिग्री पर है, यानी ये मिरर है। मिरर के साथ जो, ये फॉर एग्जांपल इसको मैं मिरर कर देता हूँ, ये रे आ रही है और जो ये रे आ रही है ये रे मिरर के साथ 70 डिग्री का एंगल बना रही है। यार सवाल तो पढ़ो ना यार। इंसिडेंट रे सरफेस ऑफ प्लेन मिरर के साथ 70 डिग्री के ऊपर हिट कर रही है। तो आपको पता है एंगल हम लोग हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं। तो मिरर के साथ 70 डिग्री का एंगल है, नॉर्मल के साथ 70 डिग्री का एंगल नहीं है। तो नॉर्मल के साथ एंगल होगा 20 डिग्री का, इसलिए आंसर होगा इसका 21 का ए। तो हुनैन भाई ने पहला सवाल गलत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 मेरे ख्याल में एक थोड़ा मुश्किल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22 में मुश्किल बात क्या है? तो अभी मैं लास्ट क्लास में जब मैंने सवाल कराया है, तो अगर मैं आप बच्चों को सवाल करने के लिए दूंगा तो टाइम लंबा हो जाएगा। मैं आपको पहले से जरा एक बात सिखा दूं। बात बेटा ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक लाउड स्पीकर रखा हुआ है और ये लाउड स्पीकर यहाँ से साउंड वेव जनरेट कर रहा है, साउंड की एनर्जी थ्रो कर रहा है। जब ये साउंड की एनर्जी एयर के पार्टिकल्स में थ्रो करता है, ठीक है जनाब, तो यूजुअली हम लोग जब आपको पढ़ा रहे होते हैं तो जो पिक्चर आपको दिखाते हैं साउंड
की वेव को एयर में से पास करने की, वो पिक्चर स्टैटिक होती है, पिक्चर रुकी हुई होती है। और जब रुकी हुई होती है तो काफी बच्चों का ख्याल ये होता है कि इस जगह पर ये कंप्रेशन है, इसी कंप्रेशन वाली जगह पर रहते हुए पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होंगे। ठीक है जनाब। इसी तरह रेयर फैक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो जो रीजन हमें नजर आ रहा होता है, हमें लगता है उस जगह पर ही कंप्रेशन रहेगा, और जहां रेयर फैक्शन है वहां पे रेयर फैक्शन ही रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता जनाब कुछ यूं है कि ये जो पॉइंट एक्स है ना, ये पॉइंट एक्स इस वक्त रेयर फैक्शन है। ठीक। और फॉर एग्जाम्पल इस वक्त साउंड वेव का टाइम पीरियड फॉर एग्जाम्पल 4 सेकेंड है। 4 सेकेंड है। तो 4 सेकेंड इज द टोटल टाइम पीरियड। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पॉइंट एक्स पर हाफ टाइम पीरियड के बाद, हाफ टाइम पीरियड के बाद एक्स पर क्या होगा, तो याद रखिएगा इस एक्स वाली पोजीशन पर रेयर फैक्शन की जगह कंप्रेशन आ चुका होगा। ये कंप्रेशन वाली सिचुएशन यहां पर आ जाएगी आफ्टर टी अपॉन टू, यानी 2 सेकेंड लेटर। इफ द टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज 4 सेकेंड, देन आफ्टर हाफ टाइम पीरियड at position x, this rarefaction is replaced by compression। ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं पूरे 4 सेकेंड के बाद क्या होगा, तो जनाब 4 सेकेंड के बाद दिस कंप्रेशन इज रिप्लेस्ड बाय रेयर फैक्शन, यानी रेयर फैक्शन की जगह दोबारा रेयर फैक्शन भी आएगा, और रेयर फैक्शन कंप्रेशन से भी रिप्लेस होगा। पर ये डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर कि कितने टाइम के बाद आप बात करना चाह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर गौर करें तो नॉट करेक्ट आंसर हमने ढूंढना है। ए ऑप्शन में लिखा है कि अर्लियर देयर वाज कंप्रेशन एट एक्स, एक्स पे कंप्रेशन था। जी हाँ, एक्स पे कंप्रेशन था 2 सेकेंड पहले। अच्छा, लेटर देयर विल बी अ रेयर फैक्शन, एक्स पे रेयर फैक्शन होगा कब सर, 4 सेकेंड लेटर। इफ द टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड, लेट्स कंसीडर द टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड लेटर देयर विल बी रेयर फैक्शन। तो दोनों बातें करेक्ट हैं एंड वी आर सर्चिंग नॉट करेक्ट आंसर। ठीक है जनाब। तो इस वाली बात को दिमाग में बिठाएं, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी लर्निंग आपको दे रहा है कि जब साउंड वेव किसी मीडियम से पास करती हैं तो ऐसा नहीं होता कि सेम पोजीशन के ऊपर हर वक्त कंप्रेशन या रेयर फैक्शन ही रहे। ये सब एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन टाइम पीरियड। उसके बाद कह रहे हैं दिस पार्ट ऑफ द वेव ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली अक्रॉस द पेज। ठीक है जनाब। अब आप गौर कीजिएगा कि जो साउंड एनर्जी है, अगर ये साउंड एनर्जी हॉरिजेंटल जा रही होगी, तो जब ये हॉरिजेंटल जाती है तो हॉरिजेंटल जाते हुए ही पार्टिकल की इस तरह की वाइब्रेशन कंप्रेशन और रेयर फैक्शन क्रिएट करती है। पार्टिकल की इस तरह की वाइब्रेशन ही कंप्रेशन और रेयर फैक्शन प्रोड्यूस करती है। ठीक है जनाब। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि साउंड वेव ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली एंड द पार्टिकल्स ऑफ एयर पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग हॉरिजेंटली, एयर पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग हॉरिजेंटली। तो ये बात भी करेक्ट है। हमें चाहिए नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट में कह रहे हैं कि वेव ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज। जी हाँ, टॉप ऑफ द पेज की तरफ वेव नहीं जा रही। हमें चाहिए नॉट करेक्ट आंसर, सो द राइट नॉट करेक्ट आंसर इज डी, 22 का डी। वेव ऊपर जा रही है ये नहीं हो सकता, क्योंकि वेव के जो पार्टिकल है, जो एयर के पार्टिकल है, दे आर वाइब्रेटिंग पैरेलल टू दी साउंड एनर्जी। सो द राइट आंसर इज डी। तो ए बी सी नॉट करेक्ट होने की वजह से आउट हो गए, सॉरी करेक्ट होने की वजह से आउट होगा, नॉट करेक्ट आंसर इज डी। तो ये एक मुश्किल सवाल था, आसान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 23, बहुत सिंपल सवाल। प्लेन मिरर। सर प्लेन मिरर हम डेली लाइफ में रोजाना जब तैयार आप होते हैं और अपने आप को देखते हैं, तो हम प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हैं। हमारा इमेज हमेशा सेम साइज का होता है, इमेज हमारा वर्चुअल होता है। वर्चुअल की पहचान, वर्चुअल के बारे में दो बातें ध्यान में रखिएगा। वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट होता है, हमेशा सीधा इमेज होता है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका इमेज के अंदर, आप मिरर के अंदर देखोगे सर ऊपर आएगा, पाँव नीचे आ रहे होंगे, इमेज हमेशा अपराइट होगा, नंबर वन। नंबर टू, दिस इमेज कैन नॉट बी सीन ऑन द स्क्रीन, यू कैन ऑब्जर्व द इमेज ओनली थ्रू मिरर। मिरर के अंदर से आप उसको देख सकते हो, आप उसको किसी और जगह नहीं देख सकते। तो दिस काइंड ऑफ इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर डी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में इस तरह का क्वेश्चन हम आपको बच्चों को पढ़ाते हैं जिसके अंदर स्पीड ऑफ वेव, सॉरी स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इस क्वेश्चन में एक रेस हो रही है। इस रेस में एक बंदा जो है गन से फायर कर रहा है,
और जब गन से वो फायर करता है और दूसरी जगह फिनिशिंग जज खड़ा हुआ है, ठीक है जनाब, तो उस फिनिशिंग जज को बुलेट फायर करने पे, गन से फायर करने पे या तो स्पार्क नजर आता है एयर में या स्मोक नजर आता है। तो नजर आना लाइट वेव, और लाइट वेव डज नॉट टेक एनी टाइम टू ट्रैवल। ठीक है जनाब, लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि इट डज नॉट टेक टाइम। जैसे ही आप गन से फायर करोगे तो स्मोक या स्पार्क फौरन नजर आएगा, इट विल नॉट टेक एनी टाइम। लेकिन जो साउंड होगी, हियर्स द बैंग, जो धमाके की आवाज आएगी, वो इट विल टेक टाइम। तो ऐसी एक रफ आइडिया दे दिया है कि टाइम विल बी 0.3 सेकेंड। तो इसका आंसर जनाब बी बड़े आराम से बन जाता है कि जो फ्लैश होता है वो फौरन नजर आता है, और जो साउंड होती है वो थोड़ी देर में नजर आती है, सुनाई देती है, क्योंकि साउंड स्लो ट्रैवल करती है और लाइट बहुत तेज ट्रैवल करती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में पहले तो जरा इस चीज को देखिए कि दीज आर टू मैग्नेट्स। अगर ये दोनों मैग्नेट्स हैं तो मैग्नेटिक लाइनें इन्होंने खुद ड्रॉ करके दी हुई हैं। इन मैग्नेटिक लाइंस के बारे में मुझे पता है कि मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है मैग्नेटिक लाइनें। और अगर मैग्नेटिक लाइनें नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती हैं तो दीज आर अपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स। इन दोनों नॉर्थ और साउथ पोल के बिटवीन में कैसी फोर्स होगी, तो ऑब्वियसली देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो अट्रैक्शन के लिए हमें यही वाले एरो समझ में आते हैं कि जब अट्रैक्शन होगी तो ऑब्वियसली दोनों जो फोर्स ऑन एक्स, एक्स के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी, एक्स के ऊपर इस तरफ फोर्स लग रही होगी, वाई अट्रैक्ट कर रहा होगा। फोर्स ऑन वाई, वाई को एक्स खींच रहा होगा, इस तरफ खींच रहा होगा। तो दोनों एरोज मुझे ऑप्शन बी में समझ में आते हैं। तो मैग्नेटिक लाइनें नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। एक कोने को मैंने नॉर्थ लिख दिया है, एक कोने को बेटा मैंने साउथ लिख दिया है, और इन दोनों के दरमियान देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए आंसर है बी। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इतना मासूम कि कुछ भी नहीं है सवाल में, लेकिन हम चेक करना चाहेंगे कि क्या पता कोई बच्चा सो गया हो, क्या पता कोई बच्चा इधर उधर हो गया हो। बहुत आसान सवाल है, सिर्फ फॉर्मूला पूछना चाहूंगा। जनाब हसन शफकत बेटा, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं हमारे, बेटा हमें सिर्फ ये बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 26 को रीड करके कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तीनों चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा आसान सवाल इस पूरे पेपर में कोई सा नहीं होगा। हसन बेटा सिर्फ फॉर्मूला बता दीजिए। बिल्कुल सही आपने हमें बताया, v इज इक्वल टू आई आर, और v इज इक्वल टू आई आर में सॉल्व करोगे तो डी आंसर बड़े आराम से आ जाता है। हसन बेटा आप ही बता दें क्वेश्चन नंबर 27। चार्ज, करंट, रेजिस्टेंस सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपसे करंट का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। करंट का कौन सा फॉर्मूला आपको सही लग रहा है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, बहुत सीधा सवाल। इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। करंट होता है आई, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बहुत जबरदस्त आंसर दे रहे हैं हसन भाई। एक और सवाल है आपसे कि रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो पॉजिटिव चार्ज कब आ जाता है? जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, प्लास्टिक की रॉड पॉजिटिवली चार्ज, क्या हुआ होगा कि रॉड पॉजिटिव हो गई? रॉड पॉजिटिव हो गई है, पॉजिटिव अगर हो जाती है तो पॉजिटिव प्रोटॉन आना जाना करते हैं, क्या करते हैं? आपसे हमारा सवाल है हसन। रॉड पॉजिटिव, नहीं नहीं, जिससे पूछेंगे बेटा उसको बताने दीजिएगा ना प्लीज। जी हसन बेटा आप बताइए हसन। अच्छा हसन ने ही बताया, हसन बता रहे हैं ए। अच्छा जी हसन बता रहे हैं ए, तो कह रहे हैं जनाब रॉड पॉजिटिव हो गई है तो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम रॉड। यार फ्रॉम रॉड हो गया ना, रॉड पॉजिटिव है, रॉड पॉजिटिव है, अगर रॉड पॉजिटिव है तो रॉड पर से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो रॉड बिकम्स पॉजिटिव। हसन भाई आपने आंसर गलत कर दिया, इसे हम आपसे अगला सवाल नहीं पूछ रहे, वरना आप इतने अच्छे आंसर कर रहे थे हमें। चलिए जी कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कह रहे हैं जनाब करंट और वोल्टेज का ग्राफ, और ग्राफ फिलामेंट लैंप के लिए। तो आपको पता है फिलामेंट लैंप में जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ाने से फिलामेंट लैंप गर्म हो जाता है।
गर्म होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट का रिलेशन आपको पता है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट में गड़बड़ होने लगेगी। करंट सेम रेट से इंक्रीज नहीं होगा, करंट सेम रेट से इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। और डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा तो ग्राफ की शक्ल कौन सी होगी? इस सवाल के लिए हुनैन से हम हेल्प लेंगे। हुनैन बेटा हमें बताइए, करंट और वोल्टेज का ग्राफ है और फिलामेंट लैंप है, बताइए कौन सा ग्राफ होना चाहिए इसमें से हुनैन? बिल्कुल डी होगा जनाब, जो करंट से दूर भागेगा ग्राफ, क्योंकि करंट इतनी तेजी से सेम रेट से नहीं बढ़ रहा होगा। इसका उल्टा आंसर अगर पूछें तो उल्टा आंसर इसका थर्मिस्टर होता है। सर थर्मिस्टर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, रेजिस्टेंस कम होने से करंट तेजी से बढ़ने लगता है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगता है, इसलिए ग्राफ सी होता थर्मिस्टर के लिए। और ग्राफ बी होता है फिक्स रेजिस्टर के लिए, जिसमें टेम्परेचर और रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। ए कोई ग्राफ नहीं है, ए किसी चीज का ग्राफ नहीं है कि वोल्टेज बढ़ रहा है फिर भी करंट एक जगह पे रुका हुआ है, तो ए कोई ग्राफ नहीं होता है। अच्छा जी, उसके बाद ये एक अच्छा सवाल है, मोहम्मद फाइक से हमने काफी दिनों से कोई सवाल नहीं पूछा। फाइक बेटा आप क्वेश्चन नंबर 30 का मैं आंसर कीजिए। फाइक बेटा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिए। पोटेंशियल डिवाइडर है, काम की बात यह है कि हम लाइट तेज कर रहे हैं, और लाइट तेज कर रहे हैं और हमारी रिक्वायरमेंट है कि वाई का वोल्टेज बढ़ जाए। वाई का वोल्ट ए बिल्कुल सही आपने बता दिया, वाई का वोल्टेज बढ़ जाए। थोड़ी बाकी बच्चों को हम बात समझा दें, भाई लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी ना तो एल डी आर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, एल डी आर की रेजिस्टेंस कम होगी तो इसका वोल्टेज कम हो जाएगा, इसका वोल्टेज कम हो जाएगा तो इसका वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, इसका वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, वाई का वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज ए, वाई का वोल्टेज बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही आपने आंसर किया है। उसके बाद मोहम्मद फाइक आपसे ही हम सवाल करना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पहले मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा क्योंकि बिल्कुल ऐसा सवाल मैं लास्ट क्लास में करा चुका हूँ। मोहम्मद फाइक आप हमें इसका आंसर कीजिए, वरना फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन पहले आप आंसर कीजिए। आप कह रहे हैं बी, बिल्कुल सही, जबरदस्त इन्होंने आंसर किया है। जरा सुनना बेटा बाकी सारे बच्चे, जब हम किसी जनरेटर को चलाते हैं तो जनरेटर से ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है। तो आप समझ लें ये ऑल्टरनेटिंग करंट है जो मैंने किसी जनरेटर से प्रोड्यूस किया है, लेकिन मैं इसे डीसी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको डीसी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए मैं डायोड लगाऊंगा। अगर मैंने सिंगल डायोड लगाया, अगर मैंने सिंगल, ये चीज होती है डायोड, अगर मैंने सिंगल डायोड लगाया तो सिंगल डायोड में सी आंसर भी सही होगा और डी आंसर भी सही होगा। सिंगल डायोड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करता है, आंसर सी और डी दोनों सही होते हैं अगर सिंगल डायोड होता। लेकिन बाकी सारे बच्चे समझ लें सर, जब कभी सिंगल से ज्यादा यानी चार डायोड नजर आ रहे हो तो आप आईजीसीएसई के स्टूडेंट हैं, इससे ज्यादा मुश्किल सवाल वो नहीं करेगा, बस आप ये रट्टा मारे कि अगर चार डायोड होंगे तो देयर विल बी फुल वेव रेक्टिफिकेशन, और फुल वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब आंसर बी होता है। सी और डी आर कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड इट इज डन बाय सिंगल डायोड, एंड इफ देयर आर फोर डायोड्स देन इट इज फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सो द राइट आंसर इज बी। ए क्या है सर? ए जो है ना, एसी ही है, generator producing AC and without rectification it remain AC. So the right answer is capital A. A अगर नो डायोड होता तो। खैर, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पूछने के लायक नहीं है। कह रहे फ्यूज, सर ये फ्यूज का सिंबल होता है। सी ऑप्शन में सर ये हीटर का सिंबल होता है। सर ये वेरिएबल रेजिस्टर होता है जिससे हम लोग रियोस्टेट भी कह सकते हैं। और ए ऑप्शन फिक्स रेजिस्टर का होता है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 लॉजिक गेट। शुक्र है कि अब ये टॉपिक फिजिक्स में नहीं होता और कंप्यूटर का टॉपिक है, पता नहीं क्यों फिजिक्स में पहले क्यों था, नहीं समझ में आया मुझे ना। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में एक सोलिनॉइड का क्वाइल दिखा रहे हैं, और इस सोलिनॉइड के क्वाइल में अभी उन्होंने पहले इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं किया है।
और इस कॉइल के ऊपर नीचे आगे पीछे 4 उन्होंने मैग्नेट कंपास ला के रख दिए हैं। अब आपसे कह रहे हैं कि जब मैं इसमें से करंट पास कराऊंगा, व्हेन अ करंट इज नाउ स्विच ऑन, जब मैं करंट पास कराऊंगा तो करंट पास कराने पर क्या कंपास नीडल की डायरेक्शंस होंगी। तो आइए उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए से स्टार्ट लेते हैं। ऑप्शन ए में अगर मैं आपसे कहूं कि आप राइट हैंड ग्रिप रूल लगाएं, तो राइट हैंड ग्रिप रूल ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को घुमा लीजिए। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को घुमा लीजिए। अब ऑब्वियसली अगर हम आपके सामने फिजिकली बैठे होते तो आपको बेहतर सिखा सकते थे कि अपने हाथ को इस तरह से आपने बेंड करना है, लेकिन अभी क्योंकि हम आपके सामने फिजिकली नहीं है, इसलिए अगर मैं आपसे कहूं इस वाली सिचुएशन को जरा देखिएगा, इस वाली सिचुएशन को, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, करंट वाले एरोस की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाना है। समझ लें राइट हैंड के फिंगर्स के जो नेल्स हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो जब आपकी राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होती हैं, तो जो आपका थंब होता है, थंब हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा थंब नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपने ये बात समझ ली हो तो आप इस क्वेश्चन में आ जाइए। जब आप इस क्वेश्चन पे आते हैं तो इस क्वेश्चन में फिर आप अगेन नोट कीजिए कि अगर मैं अपने राइट हैंड के थंब को ऑप्शन ए में प्लेस करता हूं, बल्कि चारों में मैं गौर करूं, चारों में अगर मैं इस डायरेक्शन को फॉलो करता हूं, तो इस डायरेक्शन में फॉलो करने पर मेरा अंगूठा लेफ्ट साइड पर आ रहा है। तो पक्की बात है ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है। ठीक है जनाब। चारों में लेफ्ट साइड नॉर्थ है तो ऑब्वियसली अपोजिट साइड साउथ पोल होगी। और अब अपोजिट साइड साउथ पोल होगी तो मैग्नेटिक लाइनें नॉर्थ से साउथ जाती हैं, जो ये फेल हो रहा है। मैग्नेटिक लाइनें नॉर्थ से साउथ जाती हैं, जो ये फेल हो रहा है। मैग्नेटिक लाइनें नॉर्थ से साउथ जाती हैं, जो ये फेल हो रहा है। लेकिन अगर डी को देखूं तो जो आखिर में बचा ही यही है, तो यही इसका आंसर भी होना चाहिए। मैग्नेटिक लाइनें नॉर्थ से शुरू होंगी और साउथ की तरफ जा रही होंगी। तो आप गौर कीजिएगा, ये वाला एरो, कंपास का ये वाला एरो, कंपास का ये वाला एरो, सारे के सारे जो एरोज हैं, ठीक है जनाब, वो इसको सपोर्ट करते हैं। तो जब मैं राइट हैंड ग्रिप रूल लगाता हूं तो राइट हैंड ग्रिप रूल के जरिए पहले मैं डिटरमिन करूंगा कि कॉइल में नॉर्थ पोल साउथ पोल कहाँ है। जहां मुझे नॉर्थ पोल साउथ पोल नजर आ जाएगा उसको सामने रखते हुए मैं मैग्नेटिक लाइनें नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ घुमा दूंगा, जो कि मैंने आपके सामने घुमाई हुई है। और इस तरह से ये क्वेश्चन हम पकड़ लेंगे, आंसर इट विल बी डी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं ट्रांसफार्मर। आपको याद होगा ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इट इज कॉल्ड पावर स्टेशन। सर पावर स्टेशन पर हमेशा हम लोग इंस्टॉल करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को बहुत हाई कर देता है। सर वोल्टेज जितना ज़्यादा हाई हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट उतना रिड्यूस हो जाएगा। जितना ज़्यादा वोल्टेज हाई करोगे करंट उतना रिड्यूस हो जाएगा। सवाल, सर आप ओम्स लॉ में तो पढ़ाते हैं करंट वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे आप पढ़ाने लगते हैं कि भाई वोल्टेज हाई करूंगा तो करंट कम हो जाएगा। तो ये अजीब सी बात है जो मेरे आज तक समझ में नहीं आई, ये क्या चक्कर क्या है सर। जवाब, याद रखिएगा ओम्स लॉ उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब पावर इनफाइनाइट हो। इलेक्ट्रिकल पावर, आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे करंट बढ़ता जाएगा, ऐसा जब होगा जब पावर इनफाइनाइट होगी। पावर आपके पास इतनी ज्यादा है कि आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो करंट बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जब कभी पावर होती है कांस्टेंट, पावर होती है फाइनाइट, पावर की एक सर्टेन फिक्स वैल्यू होती है कि उस पावर से ज्यादा पावर आप जनरेट कर ही नहीं सकते। तो जब पावर की जनरेशन कांस्टेंट होती है तो आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट, करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट, इट इज इक्वल टू पावर। ठीक है ना। तो पावर करंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब है जब पावर कांस्टेंट होती है।
खैर टॉपिक में वापस आइए। टॉपिक ये है कि मैंने पावर स्टेशन पे लगाया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उसने वोल्टेज को हाई कर दिया, करंट रिड्यूस हो गया। सर अब करंट रिड्यूस हो जाता है तो पावर लॉस, करंट रिड्यूस होगा तो पावर लॉस कम हो जाएगी। सर पावर लॉस क्यों कम करना चाह रहे हैं? सर पावर स्टेशन हमारे घरों से बहुत दूर होता है, कंज्यूमर के घर से पावर स्टेशन बहुत दूर होता है, उसको आउट ऑफ सिटी बनाते हैं क्योंकि पावर स्टेशन पर आप फ्यूल बर्न करेंगे, एयर पोल्यूशन करेंगे, लोगों के लंग्स खराब करेंगे, एटसेट्रा। तो पावर स्टेशन हमेशा आउट ऑफ द सिटी रखते हैं ताकि पोल्यूशन जो है लोगों की हेल्थ को खराब ना करे। तो वहां पे जब इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है तो उसको जब हम ट्रांसमिट करते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो देयर इज अ ह्यूज पावर लॉस एंड इट कैन बी मिनिमाइज्ड by using transformer. And when we install step up transformer at the power station, it increases voltage, it reduces current, so the power loss is minimized and the voltage value is of thousands of volt. अब इतने थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट को जब मैं किसी कंज्यूमर के घर पे लेकर आ जाऊंगा तो घर पे इतने हाई वोल्टेज से तो काम नहीं कर सकते। तो वहां पे हम क्या करते हैं, जैसे हम कराची में रहते हैं तो हमारे कराची में पीएमटीज लगी हुई होती हैं गली में। दीज आर कॉल्ड पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वायरिंग भी होती है, जो वायर भी होते हैं वो ऊपर पोल्स पर ही लगे हुए होते हैं। तो पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर के ऊपर हम वोल्टेज को स्टेप डाउन करा लेते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जरिए वोल्टेज को नॉर्मल सेफ वैल्यू में लाकर हम कंज्यूमर को दे देते हैं कि आप इसे यूज कर लें। तो खैर काफी लंबी मैंने करके सुना दी, ट्रांसफार्मर याद दिला दिया। क्वेश्चन नंबर 36 इज वेरी वेरी सिंपल। क्वेश्चन ये है कि ये नंबर वन ये क्या चीज है, नंबर टू ये क्या चीज है, सिर्फ नाम पूछना, ओनली नेम्स। तो भाई इस चीज का नाम होता है कार्बन ब्रश। और ये वाली जो चीज होती है इसके अंदर आप देखिए दो नाम नजर आ रहे हैं, एक नाम लिखा हुआ है कम्यूटेटर, एक नाम लगा हुआ है स्लिप रिंग। तो इजी वर्डिंग अगर बोलूं भाई, अगर आपको एक सर्कल नजर आ रहा हो एक, तो वो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर होगा क्योंकि एक को इन्होंने काट के आधा आधा करा हुआ होगा। और अगर दो रिंग्स नजर आ रहे हैं तो इट विल बी स्लिप रिंग, इट विल बी स्लिप रिंग। दो रिंग्स नजर आ रहे होंगे तो दो रिंग्स का मतलब होगा स्लिप रिंग। तो जनाब ये एसी जनरेटर है और इस एसी जनरेटर में लगे हुए हैं स्लिप रिंग्स। उसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहे हैं कि जब हम गोल्ड के थिन फॉइल पर, गोल्ड के थिन फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करते हैं तो आपको पता है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं। और ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाने का मतलब ये होता है कि एटम अंदर से खाली होता है, एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। ठीक है जनाब, ज्यादातर उसकी जगह खाली है, दैट्स वाई अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट। अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। इस बात से ये नहीं पता चला कि अल्फा पार्टिकल वेरी स्मॉल है, अल्फा पार्टिकल वेरी स्मॉल नहीं है। इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उस जमाने में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पता ही नहीं था कि कौन सी चीज कहां पर है। सिर्फ ये बात समझ में आई थी कि एटम अंदर से खाली है, नंबर वन। नंबर टू, कोई बहुत हैवी पॉजिटिव चार्ज एटम के सेंटर पे रखा हुआ है। हमें ये भी नहीं पता वो प्रोटॉन है, उस जमाने में प्रोटॉन भी पता नहीं डिस्कवर हुआ था नहीं हुआ था। लेकिन अभी मैं ए लेवल की फिजिक्स में देख रहा था तो वहां पे भी सवाल में यही वाला ऑप्शन लिखा हुआ था कि एविडेंस नहीं है प्रोटॉन का। ठीक है, प्रोटॉन का एविडेंस नहीं है इस एक्सपेरिमेंट में। ये इस एक्सपेरिमेंट में एविडेंस दो याद रखना है, एटम अंदर से खाली है, नंबर टू एटम का सेंटर हैवीली पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम का सेंटर हैवीली पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहे हैं कि जनाब अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है। ओ भाई जब अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो ये ऊपर वाला नंबर 4 कम हो जाएगा, सर ये नीचे वाला नंबर 2 कम हो जाएगा। तो नीचे वाले नंबर का 88 पर आ जाना, ऊपर वाले नंबर का 226 पे आ जाना। तो जनाब इसका आंसर बन जाता है ए, 38 का आंसर बन जाता है ए। तो जनाब मास नंबर डिक्रीज बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2, सो द राइट आंसर इज 38 का ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में आपको हम एक टॉपिक पढ़ाते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। तो पेनिट्रेटिंग पावर के अंदर हम आपको अक्सर ये पढ़ाते हैं
कि अगर हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव सोर्स हो और सामने डिटेक्टर लगा हुआ हो तो कोई रीडिंग आएगी। अब इस रीडिंग को हम चेक करना चाहेंगे कि आप लोग सो रहे हैं जाग रहे हैं। तो जनाब हसन भाई, अगर आपसे हम दोबारा एक सवाल पूछ लें। हसन बेटा, अगर अपना माइक्रोफोन खोलिए। सवाल ये है कि अगर रेडियो एक्टिव सोर्स और बैरियर के बिटवीन में कोई एब्जॉर्बर नहीं है, रीडिंग आ रही है 350। बेटा हसन, अब मैंने इन दोनों के बिटवीन में पेपर लाके रख दिया, पेपर से रीडिंग आ गई 350। तो बताइए बेटा हसन, अगर पेपर रखने से रीडिंग में कोई चेंज ना हो तो इसकी बेस पर हम कोई रिजल्ट निकाल लेते हैं अबाउट अल्फा बीटा गैमा। हसन, क्या आप हमें बता सकते हैं कि पेपर रखने से अगर रीडिंग में वेरिएशन ना हो, काउंट रेट में चेंज ना हो, तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि इसमें से अल्फा बीटा गैमा के बारे में? हसन, आप हमें कुछ बता सकते हैं? मुझे लगता है हसन हमें नहीं बताना चाहते। हुनैन बेटा, आप हमें बता दीजिए, पेपर मैंने ला के रख दिया, रीडिंग वही आ रही है? बेहतरीन आपने बता दिया सर। अल्फा जो है ना, वो पेपर में से पास होता ही नहीं है। तो अगर अल्फा होता तो वो पेपर से स्टॉप हो जाता, पेपर से स्टॉप हो जाता, रीडिंग छोटी हो जाती। रीडिंग पहले भी 350 थी, रीडिंग अभी भी 350 है। इसका मतलब है कि सोर्स में से अल्फा पार्टिकल इमिट नहीं हो रहा। अच्छा जी। उसके बाद बेटा मैंने अल्युमिनियम की प्लेट लाके लगाई 1 mm, तो रीडिंग 180 हो गई। इसका मतलब है बीटा इमिट हो रहा है। मैंने लेड लाके रखा, रीडिंग और कम हो गई। इसका मतलब है गैमा भी इमिट हो रहा है। तो बीटा और गैमा इमिट हो रहा है, इसलिए इसका आंसर है सी। बीटा और गैमा इमिट हो रहा है, इसलिए इसका आंसर है सी। उसके बाद जनाब है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 इतना मुश्किल सवाल है कि बस मैं क्या बताऊं। इस क्वेश्चन नंबर 40 को आप सारे बच्चों को चैलेंज कर रहा हूं, पहले आप लोग पहले खुद से ट्राई कर लें। 1 मिनट दे रहा हूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, और 1 मिनट में आप देख लीजिए, और थोड़ा सा गाइड भी थोड़ा सा करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। कि जब काउंट रेट की इनिशियल रीडिंग एक्स है और फिर रेडियो एक्टिविटी होती जा रही है, काउंट रेट कम होता जा रहा है, काउंट रेट कम होता जा रहा है, काउंट रेट कम होते होते ग्राफ एक जगह पे फ्लैट हो गया, रुक गया। जहां ग्राफ रुक जाता है समझ जाइए यही होती है बैकग्राउंड रीडिंग। ये होती है बैकग्राउंड रीडिंग, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, बैकग्राउंड रीडिंग फॉर एग्जाम्पल 20 है, ठीक। और एक्स वाली जो रीडिंग है वो फॉर एग्जाम्पल 120 है। एक्स वाली रीडिंग 120 है, ठीक है। तो आपको याद होगा कभी भी हाफ लाइफ निकालना हो तो 120 काउंट रेट है, उसमें से बैकग्राउंड रीडिंग को माइनस करवा देते हैं और फिर उस रीडिंग को आधा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो टोटल रीडिंग 120 है, उस 120 में सैंपल की रीडिंग भी है और बैकग्राउंड रीडिंग भी है। बैकग्राउंड रीडिंग प्लस सैंपल रीडिंग, इट इज 120। उस 120 में से बैकग्राउंड रीडिंग मैंने माइनस कर दी, दैट इज वाई। तो ये बन गया एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो मुझे तो ये लग रहा है, अब मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है। फाइक, आप बताइए आपके ख्याल में क्या आंसर होगा फाइक? हाँ बिल्कुल, वन हाफ लाइफ निकालनी है, वन हाफ लाइफ निकालनी है। सही बात है। तो फिर मतलब ये आंसर सी कह लूं या इसमें कुछ और भी करूं? आंसर सी नहीं होगा? अच्छा चले, कि भाई फाइक हमारी बातों में नहीं आ रहे हैं, फाइक बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। फाइक ये कह रहे हैं कि सर आपने इनिशियल रीडिंग ली 120, सर 120 दोनों चीजों की कंबाइंड रीडिंग है, यानी सैंपल की रीडिंग भी है, बैकग्राउंड रीडिंग भी है। तो हम सर हमेशा बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो भी टोटल रीडिंग दी हुई होती है उसमें से बैकग्राउंड रीडिंग माइनस करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। लेकिन वो पूछ रहा है बताइए हाफ लाइफ के बाद काउंट रेट की रीडिंग नहीं क्या होगी, काउंट रेट की रीडिंग क्या होगी? तो उसमें बैकग्राउंड को दोबारा प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। बैकग्राउंड को दोबारा प्लस करना पड़ेगा। दोबारा सुनिएगा, हम लोग इस तरह के सवाल पहले कई दफा कर चुके हैं। 120 में से 20 माइनस करा, ये आ गया 100। 100 को 2 से डिवाइड करा, ये आ गया 50।
50 जो आंसर आ जाता था उसको आंसर नहीं बोलते थे, फिर उसमें 20 प्लस करते थे कि काउंट रेट ये आ रहा होगा, काउंट रेट ये आ रहा होगा। तो शुरू में बैकग्राउंड रीडिंग माइनस करते हैं और आखिर में बैकग्राउंड रीडिंग को प्लस करते हैं। और जब प्लस करोगे तो ऊपर आएगा x माइनस वाई, फिर आएगा +2y, और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो +2y -1y, इट मेक्स +1y/2, और इसका आंसर बन जाएगा डी। इसका आंसर बन जाएगा डी। कहना ये चाह रहा हूं कि x इज द रीडिंग ऑफ सैंपल प्लस बैकग्राउंड। तो पहले बैकग्राउंड को माइनस करना पड़ेगा, दैट इज x माइनस वाई। माइनस करके जो रिजल्ट आएगा उसको आधा करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जनाब, रीडिंग आ जाएगी। पर ये जो रीडिंग आएगी ये रीडिंग फ्रॉम सैंपल होगी, ये रीडिंग फ्रॉम सैंपल होगी, क्योंकि आप बैकग्राउंड माइनस कर चुके हैं। वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रीडिंग बताओ जो काउंट रेट में आ रही है, जो डिटेक्टर में आ रही है। तो डिटेक्टर की रीडिंग के लिए जो बैकग्राउंड माइनस किया, आखिर में बैकग्राउंड प्लस करना पड़ेगा। और अब आखिर में बैकग्राउंड प्लस करोगे तो इट विल बी फाइनल आंसर x+y/2। सो द राइट आंसर इज डी। तो इसका जो आखिरी पार्ट था इट इज नॉट सो सिंपल, इसका जो आखिरी पार्ट था इट इज नॉट सो सिंपल। तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया, ये पेपर हो गया हमारा कंप्लीट। रिकॉर्डिंग को हम कर रहे हैं